बीजेपी ने नितिन नवीन के नेतृत्व में नई जो टीम है उसका ऐलान किया है। अब ये टीम जो है, अगर हम 2027 का जो रण होने वाला है उससे पहले ये फेरबदल क्या मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या नहीं, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ संपादक दैनिक जागरण के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं मनीष तिवारी सर, डिप्यूटी स्टेट एडिटर उत्तर प्रदेश, और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र शुक्ला सर, ये डिप्यूटी स्टेट एडिटर हैं उत्तर प्रदेश, और हमारे साथ मौजूद हैं अजय जायसवाल सर, यहाँ पर डिप्यूटी पॉलिटिकल एडिटर उत्तर प्रदेश, और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय बसंत कुमार सर, यूपी स्टेट डेस्क हेड और साथ ही सीनियर न्यूज एडिटर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, यहाँ पर पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ये नई टीम का ऐलान हुआ है इसमें वसुंधरा राजे भी हैं और साथ ही यहाँ पर स्मृति ईरानी की बात करें तो उनकी एंट्री भी हुई है। सर, इससे क्या जो बदलाव आप देख रहे हैं, आपके नज़रिए में जो ये नई टीम का ऐलान हुआ है, इससे क्या क्या चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी? देखिए, बीजेपी की इस लिस्ट का बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, खासकर इसलिए क्योंकि बीजेपी ने नया नेशनल प्रेसिडेंट बनाने के बाद 7 महीने उनको हो गए और कुछ इलेक्शन हो गए, कुछ इम्पोर्टेंट इलेक्शन हो गए, कुछ नेशनल पॉलिटिक्स में ऐसे घटनाक्रम भी हो गए जो बीजेपी को लेके एक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बने हैं। इसलिए भाजपा की इस संगठन की सूची का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। ये सूची एक्सपेक्टेड लाइन में भी है और थोड़ी चौंकाने वाली भी है। एक्सपेक्टेड लाइन में ये है कि बीजेपी ने जो पैन इंडिया प्रेजेंस है और जो संगठन को जिस तरीके से आगे बढ़ाने की उनकी सोच रहती है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। थोड़ा सा सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि इसमें हमको कुछ पुराने ऐसे चेहरों की वापसी देखने को मिल रही है जो ये बता रही है कि भाजपा जो आज की चुनौती है उसको बहुत गंभीरता से ले रही है। भाजपा कुछ अपने पुराने आर्सेनल की तरफ भी जा रही है। उसमें से सबसे बड़ा नाम जो इस समय, 2 नाम अगर चौंकाने वाले हैं तो वो स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे का है। स्मृति ईरानी का नाम बाकी लोगों के लिए थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन जो लोग उनको नज़दीक से जानते हैं और जिन्होंने अमेठी में उनकी सक्रियता देखी है वो ये समझेंगे, वो उनको इसकी झलक मिल गई थी कि पिछले 7, 8, 10 दिन से उन्होंने अमेठी में अपनी सक्रियता बढ़ा दी थी। तो ये एक मैसेज था कि स्मृति ईरानी नेशनल पॉलिटिक्स में वापसी करने जा रही हैं। और स्मृति ईरानी का वापसी करना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन, ने नीट के मसले पर, यूथ के मसले पर जिस तरीके से एग्रेसिव तरीके से भाजपा को और खासकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को घेरने की कोशिश की है, उससे भाजपा ने संभवतः ये महसूस किया हो कि उनको स्मृति ईरानी जैसे एक एग्रेसिव ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो राहुल गांधी को, राहुल गांधी की शैली में, राहुल गांधी को उनकी अगर मतलब बात करें तो उनकी भाषा में आक्रामक तरीके से जवाब दे सके। सर, ये सरप्राइजिंग फैक्टर है। तो यहाँ पर सर मैं अजय सर से एक सवाल लेना चाहूँगी। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तो सर ये जो कदम लिया गया है इससे यूपी चुनाव में क्या असर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर बीजेपी ने जो चुनाव है उससे पहले क्या बड़ा सियासी संदेश दे दिया है? जैसे सभी को मालूम है कि अगले कुछ महीने के अंदर ही चुनावी माहौल तो यूपी में शुरू ही हो गया है और अगले कुछ महीने में चुनाव वहाँ होना है। विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उसकी तैयारी इसमें पूरी झलक दिखाई दे रही है। पूरी सूची में उत्तर प्रदेश से 8 चेहरे दिए गए हैं। चेहरे 8 हैं, लेकिन वो पीडीए का जो सपा का पीडीए फैक्टर है, ब्राह्मण समाज की जिस तरह से राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है इस समय, वो उसका पूरा ध्यान रखा गया है। हमारे यहाँ जैसे हरीश द्विवेदी जी हैं, पहले मंत्री करते थे, मतलब अभी उनको प्रमोट करके बनाया, राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया उनको। इसी तरह से महिलाओं में हम रेखा वर्मा जी वहाँ थी, उपाध्यक्ष रही हैं, उपाध्यक्ष से उनको यथावत बनाए रखा गया है। और अल्पसंख्यक के 2 चेहरे लिए गए हैं। भाजपा ने वहाँ से एएमयू के वीसी हैं, रहे हैं, पहले उपाध्यक्ष थे, उनको रिपीट किया है। और अल्पसंख्यक मोर्चा जो राष्ट्रीय जो बासी तली है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, पहले प्रदेश के मंत्री, प्रदेश में अध्यक्ष थे, अभी उनको राष्ट्रीय टीम में लिया गया। अमरपाल मौर्य हमारे यहाँ मतलब उत्तर प्रदेश में यहाँ पे थे, उत्तर प्रदेश की टीम में थे, उनको राष्ट्रीय स्तर पे मोर्चा में लाया गया है, राष्ट्रीय के स्तर। तो ये कहना चाहिए। और महिलाओं को जैसे संगीता यादव जी, आप समझ रहे हैं कि संगीता यादव जी पहले विधायक रही हैं, पूर्वांचल से हैं, वो आजमगढ़ चौरी चौरा गोरखपुर से रही हैं, उनको मौका दिया गया है संगीता। तो और भोला सिंह जी जो कहने वो भी मतलब SC में रहे, उनको भी मौका दिया गया है, टीम में लाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में पीडीए को देखा जाए, जाति समीकरण
और साथ में कहना चाहिए कि क्षेत्रीय समीकरण, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। टीम को ऐसा बनाया गया है कि सभी वर्गों को सबको साथ है। और कुछ लोग जो हटाए गए हैं उसमें से, निश्चित तौर पे उसमें 6 लोगों को हटाया गया है, तो वो हटाने के साथ साथ उसका ध्यान रखा गया। अगर वो किसी टीम से हटाया गया है हमारे यहाँ, मतलब जैसे जिनको भी हटाया गया उसके हिसाब से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी लाए, तो जैसे हमने हरीश द्विवेदी जी को प्रमोट किया है, तो कास्ट फैक्टर में किसी को ये कहने का मौका नहीं है कि किसी वर्ग को, किसी जात को, किसी क्षेत्र को अवॉइड किया गया है। और हम तो यहाँ आगे की थोड़ी बात सोच रहे हैं कि कुछ लोगों को जिनकी बात हो रही थी कि वो हमारे टीम उत्तर प्रदेश में जब रहेगा राष्ट्रीय टीम में उनको जगह मिलेगी, वो अभी हम उसकी उम्मीद थोड़ी सी ये बना रखते कि हो सकता है, जैसी चर्चा रही है कि आने वाले समय में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हो, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होने में तो हो सकता है उनको कुछ एडजस्ट किया जाए। क्योंकि जो भाजपा के समय जो हैट्रिक बनाने की बात हो रही 17 से आप जान रही जैसा कि, और मोदी जी 14 में इतनी बम्पर से 73-80 में 73 जीत के आए थे, तो अभी जो हैट्रिक बनाने की है, तो हैट्रिक बनाने की गणित और उसको ध्यान में रखते हुए जो टीम बनाई गई है उसमें आगे केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी हम उत्तर प्रदेश के कई चेहरों को देख सकते हैं। ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और सर, यहाँ पर एक प्रश्न लेना चाहूंगी आपसे। सर, 2027 का जो चुनाव है और उसके बाद भी जो चुनाव होंगे, तो क्या जो ये टीम का जो ऐलान है, इसको आप कोई गेम चेंजर या फिर मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रहे हैं? हम तो ये कहेंगे कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से तैयारी करती हैं। हमारे सामने जो सपा सबसे बड़ा, जैसे देखा है अपोजिशन में जो सपा है, सपा जिस रणनीति के तहत है, तो उनका जो पीडीए फैक्टर है उसका पूरे का पूरा उसी काट के लिए लगातार वो जो है, क्योंकि हम आप भी जाने, सभी जाने कि अभी पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा डैमेज हुआ। 2 लोकसभा चुनाव था भाजपा का और सपा को काफ़ी गेन हुआ, तो उसमें जो फैक्टर्स थे, तो भाजपा एक एक कदम जो आगे बढ़ा रही है उसमें उन सारे फैक्टर का ध्यान रख रही है, और उन ध्यान में रखते हुए उनकी काट ढूंढते हुए उसी तरह से आगे बढ़ रही भाजपा। स्मृति ईरानी जैसा बताया, मनीष जी ने बताया है, स्मृति ईरानी हो सकता है कि जैसे हमने कई लोगों से बात किया जब टीम आई उसके बाद, तो स्मृति ईरानी संगठन के लिहाज से उतनी भाजपा के लिए उपयोगी शायद ना हो, बट ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो जो मंचों पे आएंगी, जो चुनावी मंच होते हैं, जब चुनावी सभाएं होंगी, डिबेट होगी, तो वो उसके लिए भाजपा के लिए निश्चित तौर पे एक सेलिब्रिटी की चेहरा है। और महिलाओं में उनका क्रेज, आप जान रही क्या क्रेज है, उसका भाजपा को निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा उनको। तो स्मृति ईरानी का बड़ा कारण चौंकाना इस लिहाज से हो सकता है, लेकिन भाजपा की रणनीति के तहत कि महिलाओं के बीच में भी एक पैठ बनानी हमें है। और जैसा दूसरी महिला है संगीता जी आई हैं, तो वो कहना चाहिए यादव समाज से, जो आप समझ रहे जो कोर वोट माना जाता है सपा का, MY समीकरण माना जाता है, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा ने उसको, अल्पसंख्यक जिसके बारे में माना जाता है भाजपा का पार्टी में अल्पसंख्यकों का उतना नहीं हो सकता है, लेकिन खासतौर से देखिए 2 लोग और बासित जो हैं वो उत्तर प्रदेश में रहते हुए बहुत सक्रिय थे। उन्होंने बहुत से काम, मोदी भाईजान से लेके उन्होंने बहुत से कार्यक्रम भाजपा किए, जितने मतलब वो मेन स्ट्रीम में रह के उन्होंने अल्पसंख्यकों के बीच में, तो उसी को उनको पुरस्कार जैसा मिला। और राष्ट्रीय टीम में रह के निश्चित तौर पे वो मतलब कहना चाहिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी भाजपा के राज्य हैं जहाँ उनका उपयोग भाजपा निश्चित तौर पे करें, चाहे केरल की बात हो जहाँ अल्पसंख्यकों को ज़्यादा, वहाँ भी उनका उपयोग करेगी। इसी लिहाज से हम देख रहे हैं कि वो उससे उनका उपयोग किया जाएगा। देखिए, स्मृति ईरानी ऐसी चेहरा है जो उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में भी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव है, स्मृति ईरानी भीड़ भी खींच सकती है और अपनी बात, सरकार की बात बहुत दमदारी तरीके से रख सकती है। रेखा वर्मा का भी यही रिकॉर्ड है। आप देखिए, पूरा जो 8 आदमी का गुलदस्ता बनाया है उसमें रेखा वर्मा कुर्मी समाज से हैं, स्मृति ईरानी और हरीश फॉरवर्ड हैं, वो संगीता जी यादव हैं। मतलब वो एक गुलदस्ता बनाने का उनका प्रयास है और एक उस तरह बात रखने वाली भी बात है। हरीश को मैं जानता हूँ, हरीश जी लंबे समय तक संगठन में काम किए हैं, विद्यार्थी परिषद के बड़े पदाधिकारी रहे हैं, सांसद रहे हैं, और अभी जो पूर्वोत्तर के राज्यों में उनका, त्रिपुरा और असम में जो उनका प्रभार दिया गया तो उस पर अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों का जो सांगठनिक क्षमता है उसके साथ साथ जो भीड़ और अपनी बात रखने की क्षमता है वो भी एक काउंटर करने वाली बात है, वो भी एक। क्या बीजेपी अपने पुराने जो उनके वफादार रहे हैं उनको फिर से फ्रंट पर लाने की ये कोशिश कर रही है? देखिए, राम माधव को के तौर पे देखे तो जो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने पीडीए के साथ का उनका बड़ा योगदान था, और संकीर्ष आइडियोलॉजी को देखा जाए तो उसके साथ उनका बहुत सांगठनिक मजबूत
अटैच है। उस नज़रिए से देखें तो राम माधव की वापसी एक तरह से उस संगठन को ठीक से फिर ऑर्गेनाइज करने की है। राम माधव उत्तर प्रदेश भी जानते हैं, राम माधव संगठन को भी ठीक से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मनीष जी कह रहे थे कि एक वो बनने वाली स्थिति वो ज़्यादा बेहतर बनती है। जी सर, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगी। सर, जिस तरह से ये बदलाव देखने को मिल रहा है, जो ये फेरबदल किया गया है टीम में, इसको आप कैसे देखते हैं? जो भी अब चुनाव आने वाला है, यूपी चुनाव, इस नज़रिए से क्या ये गेम चेंजर साबित होगा, ये बीजेपी का स्टेप? देखिए, गेम चेंजर तो हर चुनाव में भाजपा अपनी पूरी शक्ति लगा करके तैयारी करती है। लोग कहते भी हैं कि जिस दिन चुनाव खत्म होता है उसके अगले दिन से सांगठनिक तौर पर और बाकी अन्य चीज़ों को लेकर भाजपा की तैयारी शुरू हो जाती है। और जो लगातार चुनाव हुए हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में जो अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आया, और उसके पहले 2022 के चुनाव में भी जो वोट प्रतिशत है देखेंगे तो लगभग 3 करोड़ 80 लाख वोट भाजपा के सापेक्ष है, 2 करोड़ 95 लाख सपा के सापेक्ष है। फिर जब 2024 में वोट प्रतिशत कम आकर के भी सीटें सपा को लोकसभा चुनाव में मजे की आ गई। और अभी जो एक राष्ट्रीय स्तर पर जो लगातार नए नए नैरेटिव बन रहे हैं, जिन्होंने अपनी नई समिति कमेटी बनाई है, नितिन नवीन जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अभी परिणाम आया प्रशांत किशोर से रिलेटेड, जैन जी, अयोध्या का चढ़ावा चोरी, इन सारे मुद्दों को डाइल्यूट होने में जितना कम समय यूपी के चुनाव में है, उसमें यह बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा कि अभी हम लोग चर्चा किए भी कि 3-3 महिलाओं का आना, महिलाएं 2 पहले भी रही होंगी, 3-3 महिलाओं का आना प्लस जो अल्पसंख्यक वोट, तो भाजपा यह भी मानती है कि जो मुस्लिम परिवार की महिलाएं हैं उनके सापेक्ष जो कानून बने 3 तलाक का और बाकी जो उनके लिए कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स का उनको बार बार जो लाभ मिलता है, उन सब को लेकर के कहीं ना कहीं हर कोण पर जितनी तरीके से तैयारी हो सकती है उन सब में कहीं कोई चूक ना हो, इसलिए ये कमेटी को बहुत संतुलित बनाया गया है। जैसे कुछ लोग बदले भी गए, अरुण सिंह वो हमेशा शीर्ष पद पर रहे लगातार, जैसा कि अजय जी ने संकेत किया कि उनको और कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। राधा मोहन दास अग्रवाल जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए सीट खाली की गोरखपुर से, वो इस बार इस कमेटी में नहीं हैं। तो और यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बनने के बाद हम लोग ये मान के चल रहे थे कि जनवरी फरवरी तक ही ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो बहुत मंथन के साथ और बहुत तैयारी के साथ ये नई कमेटी बनी है भाजपा की, और सबसे बड़ा जो लिटमस टेस्ट है वो तो यूपी का चुनाव है। बिल्कुल सर, मैं मनीष सर से एक सवाल लेना चाहूँगी। सर, योगी आदित्यनाथ की भूमिका की बात करें तो इस बदलाव में योगी आदित्यनाथ की कितनी चली है? क्योंकि बार बार कहा जाता है कि दिल्ली और लखनऊ में बनती नहीं है। मीडिया का एक हिस्सा कहता है, एक वर्ग कहता है जी, और उसके पीछे उसके चाहे जो भी आधार हो, इलेक्शन के जो रिजल्ट आते हैं उनके एनालिसिस के आधार पर बहुत सारी चीज़ें भी तय होती हैं। 2024 का लोकसभा के इलेक्शन का जो रिजल्ट आया वो भाजपा की अपेक्षाओं के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था। तब ये चर्चा आई कि ये दिल्ली बनाम लखनऊ का भी हो सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बातों, किसी के पास पुष्टि नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, कोई ऐसी इनसाइड स्टोरी नहीं है जो ये बताए। अभी भी योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए, सभी लोगों से मिले, मुलाकात होती है, डिप्टी सीएम भी जाते हैं, मीडिया में कई सारी खबरें आती रहती हैं। तो मैंने बताया कि मीडिया तो कई सारी धाराओं का एक भारत में एक समूह है, हर तरीके की धारा चलती रहती है। सर, आपके अनुसार क्या योगी आदित्यनाथ के साथ चर्चा हुई होगी इस टीम को लेकर, जो बदलाव हुए हैं? अभी योगी आदित्यनाथ आए थे दिल्ली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो काम करने का स्ट्रक्चर है ना, बहुत सारे लोगों को चूंकि 10-12-15 साल से सरकार में है तो कुछ वैसी चीज़ें दिखाई देती हैं कि एक तरफा फैसले हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ये शो है, वो शो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो लोग बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि तमाम अन्य दलों की अपेक्षा, जो भारत में समय सक्रिय हैं, अस्तित्व में हैं, काम कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा जो
जो इंटरनल डेमोक्रेसी का ढांचा है वो भारतीय जनता पार्टी और एक हद तक थोड़ा सा कम्युनिस्ट पार्टियों में वो स्ट्रक्चर है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई लीगेसी के आधार पर चीज चलती हो। मैं परिवारवाद शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो उसके मायने ही दूसरे होते हैं और जिस चश्मे से वो देखा जाता है वो हकीकत नहीं है। तो लीगेसी के आधार पर कुछ नहीं है, एक स्ट्रक्चर काम करता है, विचार विमर्श के बाद निर्णय होते हैं। तो हर खासकर जो राष्ट्रीय टीम जैसे जो मसले हैं ये मान लेना तो मतलब सही नहीं होगा कि किसी को इग्नोर करके कोई फैसला इतना बड़ा हो गया है। हाँ, ऐसे मसलों पे जबकि बड़ा स्ट्रक्चर होता जब होता है तो सबको खुश नहीं किया जा सकता है और एक दो पोजीशंस ऐसी होती हैं जिन पर निर्णय करना होता है। कभी कभी 50-60 का होता है, कभी किसी का पुश होता है, कभी कोई किसी चीज़ को आगे बढ़ाया जाता है। अब स्मृति ईरानी की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में वापसी, और ये एक गैम्बल है बीजेपी का, बिल्कुल गैम्बल है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये एग्रेसिव स्टांस का भी प्रतीक है और साथ में वो जो उनकी पर्सनालिटी है ना, वो विस्फोटक जैसी, तो आप पूरी तरीके से आश्वस्त भी नहीं हो सकते हैं कि उनका सकारात्मक असर ही सामने आएगा। दोनों तरीके की चीजें आ सकती है। तो इसीलिए मैंने कहा ये गैम्बल है, पार्टियां गैम्बल करती हैं। और वसुंधरा राजे की वापसी हुई, राम माधव की वापसी हुई, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये वो उन चीज़ों को भाजपा डिनाई करने की कोशिश कर रही है, गलत बताने की कोशिश कर रही है कि भाजपा अपने पुराने सिरों से बहुत आगे निकल गई है और बहुत अलोकतांत्रिक होती जा रही है। ये उन सब चीज़ों को समाप्त करने की एक कोशिश है। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने भाजपा को संघर्ष के दौर में मजबूती दी थी। सर, एक सवाल लेना चाहूंगी आपसे कि जो अमित मालवीय हैं, बीजेपी आईटी सेल से उनकी छुट्टी हुई है, उसे कैसे देखते हैं? छुट्टी हुई है आप कह रही हैं, हम फिर कह रहे हैं कि चीज़ों को देखने का तरीका अलग अलग होता है। दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि जो भाजपा ने अपने पुराने महारथियों की तरफ हाथ बढ़ाया है, यानी वो अपने तर्कस से वो तीर निकाले हैं जो पहले टेस्टेड थे। दूसरी तरफ अमित मालवीय का जो परिवर्तन है, मैं ये बिल्कुल नहीं मतलब कहूँगा कि कोई किसी का किसी पद से हटाया जाना वो छुट्टी होता है। हम तमाम सारे अन्य चीज़ों में भी देखते हैं जो परिवर्तन होते हैं कि वो हटाए गए, छुट्टी हो गई, नपे, ऐसे शब्द कोई मायने नहीं रखते। अमित मालवीय ने अपना काम किया था, डिजिटली भाजपा को मजबूत कर बनाने की शुरुआत हुई थी, भाजपा बहुत स्ट्रांग होकर उभरी। लेकिन अब भाजपा उसी नैरेटिव में कांग्रेस और ये जो जेनजी है इन सब का सामना उस तरीके से नहीं कर पाई। इस आधार पर आप ये कह सकती हैं कि छुट्टी हुई है। अब आजकल जो लड़ाई लड़ी जा रही है इलेक्शन की, वो इंटरनेट मीडिया में उसका बहुत अच्छा खासा हिस्सा है। ये तो नहीं कहूंगा कि पूरा हिस्सा इंटरनेट मीडिया का है, मेन स्ट्रीम मीडिया की भी अपनी और सबसे ज़्यादा अहमियत है, लेकिन इंटरनेट मीडिया के भी एक वैल्यू है, खासकर जो यूथ हैं। तो भाजपा ने परिवर्तन किया है, वो भाजपा कुछ बेहतर की उम्मीद उन्होंने किया होगा। तो मैं इस लाइन का समर्थक नहीं हूं कि उनकी छुट्टी हुई। अमित मालवीय की जगह जिन्हें अब लाया गया है, उनको आप कैसे देखते हैं? क्या ये सही कदम है बीजेपी का? हाँ, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा ने जो अपने आप को पिछड़ते हुए महसूस किया है और जो 12-13 साल में जो नहीं हुआ वो होता हुआ दिखाई दिया है कि कंसीड करना पड़ा कुछ पॉइंट में। पार्लियामेंट में भी सेशन में चलते समय हम एक के बाद उधर से डिमांड्स आती गई, हम भाजपा पूरी करने की कोशिश करती रही कि हाँ वो आएंगे, चर्चा में भाग लेंगे, जवाब देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, और बीजेपी और कांग्रेस अपने कदम आगे ही बढ़ाती गई है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, जो मुझे लगता है कि वो जो नए आए हुए हैं दीपक जी, वो सक्षम हैं और वो इंटरनेट मीडिया में वो चुनौतियों का सामना कर पाएंगे जिसकी पार्टी ने उनसे अपेक्षा की है। सर, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। सर, यूपी में जो ये 8 चेहरे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं यूपी चुनाव के नजरिए से अगर बात करें तो? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्मृति ईरानी को देखिए तो महिलाओं की बात रखना, बिल्कुल, और प्लस भीड़ को अपने साथ जोड़ लेना, दोनों उन पे क्षमता है। और अभी जो आंदोलन हुआ छात्रों का, उसके साथ हरीश द्विवेदी ने लंबे समय तक विद्यार्थियों के साथ काम किया, विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री रहे हैं, पूर्वांचल के बड़े चेहरे हैं। तो अब भाजपा शायद इस प्रयास में है कि जो छात्रों के जेनजी के जो नए मुद्दे उठे हैं उन पे बात की जाए। तो उसके लिए, उस समन्वय के लिए हरीश
एक बेहतर विकल्प हो सकते थे, क्योंकि वो जमीन पर काम किए हैं और उनके अभी भी विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ अच्छे संबंध हैं। तो जो संगठन अभी कई बार इस आंदोलन में आगे नहीं आ पाया था, उसके साथ वो बेहतर तालमेल कर पाएंगे। तो एक तो बात रख पाएंगे, दूसरा अभी उन्होंने जो असम, मैंने पहले कहा उत्तर असम और त्रिपुरा में उन्होंने अच्छा काम किया, सह प्रभारी नेतृत्व के साथ उनका विश्वास है। तो अभी जो विद्यार्थी परिषद के तमाम सारे लोग काम कर रहे हैं, वो उनके साथ एक तरह से टैग कर पाएंगे। तो अगर वो समन्वय बेहतर होगा तो कार्यकर्ता के तौर पे एक टीम खड़ी कर देना वो भाजपा के लिए थोड़ा सहज होगा। और एक जो जेनजी का आंदोलन, दूसरी चीजें हैं, भाजपा ने पिछले दिनों कहा है कि हम लोगों के बीच जाएंगे, नए लोगों के साथ बात करेंगे, छात्रों को बात करेंगे, तो उसमें हरीश द्विवेदी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। दूसरा, रेखा वर्मा जी तेतरात नेत्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुर्मी समाज से हैं, तो एक बड़ा वर्ग है। इसी तरह हरीश द्विवेदी का एक क्वेश्चन और है पूर्वांचल से, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भी पूर्वांचल से हैं लेकिन बैकवर्ड से हैं, तो हरीश द्विवेदी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो ये तमाम सारे क्वेश्चन भी एक बार देखे जाने चाहिए। इस 8 लोगों में 2 फॉरवर्ड, 3 बैकवर्ड, 2 मुस्लिम, मतलब ऐसा एक इक्वेशन है ताकि वो समाज के सभी वर्गों को जोड़ भी सके। तो मुझे लगता है कि एक बैच जो बंच है उनका, जो गुलदस्ता है, वो बेहतर है। अजय, जाति समीकरण की बात करें जी तो अमरपाल मौर्य जी बनाए गए। आपको मालूम है यादव के बाद बहुत बड़ी भूमिका है वहाँ, केशव मौर्य जी है पहले से हैं, लेकिन मौर्य समाज को, चूँकि जो पीडीए की बात जब होती है तो उसी मैं कह रहा था ना कि पीडीए पिछली बार विधानसभा चुनाव में 2000 जब आप मानिए उनके साथ सपा के साथ, आप जाने रालोद थे, सपा के साथ थी, उधर से सुभाषपा के लोग थे, सुभाषपा पार्टी थी ओम प्रकाश राजभर की, इधर जयंत चौधरी जी थे। उसके बाद 111 सपा की सीटें थी, 125 सीटें उन लोगों की थी, मतलब कुल मिला के सपा ने जान लिया केवल MY समीकरण, इसके दम पे हम नहीं आ सकते। उन्होंने पीडीए चला, इसीलिए नैरेटिव में पी का मतलब बदल रहा बार बार, आना पिछड़े से शुरू हुआ था या ए से अल्पसंख्यक शुरू हुआ था, पी से बना, अभी उन्होंने पी से ब्राह्मणों के बारे में भी कह दिया, इससे पंडित जी भी है अपना, उसमें कह दिया उन्होंने। तो आप जो कह रहे हैं ना, तो अभी वो अपना दायरा बढ़ाना, जो सामाजिक दायरा बढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि बिना उसको बढ़ाए हुए वो समझ रहे सत्ता में आना मुश्किल काम है। हाँ सर, तो उसी भाजपा ने वो जो दांव चलने हैं, भाजपा ने उसका इस पर बहुत फोकस किया। अभी एक सवाल आपका था, क्या संगठन में योगी जी की चली या नहीं चली, जैसी भी बात है, ऐसा नहीं। जब कलेक्टिव सोचा जाता है, मनीष जी ने भी बात कही, कलेक्टिव सोचा जाता है और नेट रिजल्ट की बात सोचते हैं कि रिजल्ट हमें पॉजिटिव लाना है, हमें हैट्रिक बनानी है। अब देखिए आप इस बार क्या अरुण सिंह जी हटाए गए, ठीक है, वो हटे। क्षत्रिय समाज, क्योंकि वैसे तो मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, महाराज हैं, लेकिन एक मैसेज है कि वो क्षत्रिय समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे माना जाता है कि उनका वर्चस्व है और उसमें कोई बात नहीं। उसके बाद कई ऐसे नाम थे जो माना जाता है कि अरुण सिंह जी जब हटे तो कोई सोचता था क्षत्रिय समाज के लोगों को लिया जाए, लेकिन वो ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी हैं, तो ऑलरेडी उसमें वो भरपाई पूरी कर दे रहे हैं, इसीलिए उसमें से अरुण सिंह हटे, लेकिन किसी क्षत्रिय समाज के किसी व्यक्ति को इसमें नहीं लाया गया। हो सकता है जो मैंने पहले कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसी को लाया जा सकता है, ठीक बात है, उसमें कुछ ऐसे लोग रहे हैं, उन लोगों का कह सकते हैं, ऐसे जोड़ सकते हैं कि जो पिछले साल भर में 6 महीने में जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के दूसरे राज्यों में, यूपी के जिन नेताओं का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, चाहे बिहार के चुनाव रहे, या पश्चिम बंगाल के रहे, असम रहे हैं चुनाव पे, तो यहाँ यूपी के कई लोग जो संगठन के बहुत माहिर माने जाते हैं, उन लोगों ने वहाँ अहम भूमिका निभाई है। वहाँ के प्रभारी कुछ लोग रहे हैं, सह प्रभारी रहे हैं, कुछ दायित्व के साथ रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हैं। यहाँ भी उन्होंने कुछ एडजस्ट किया गया है, कुछ लोगों ने। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है, चैलेंज इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 22 में तो सत्ता उन्होंने ले लिया, लेकिन जो 24 के चुनाव हुए वो एक तरह से भाजपा के लिए सोचने को मजबूर कर दिया, नहीं हमें नए सिरे से सोचना है जी। जो पहले या पीडीए की बात करते थे, अब देखिए वो कहना चाहिए वो पीडीए की बात पहले होती है, हमें उस पिच पे आके भाजपा के लोगों को पीडीए के बारे में मतलब बोल रहे हैं, कह रहे हैं, तो जो क्या पहले सर ये सीधे पीडीए पर वार है अखिलेश यादव का जो निश्चित तौर पे वोटर? भाजपा का हर कदम, क्योंकि जो यूपी की चुनाव की लड़ाई देखी जाए तो अभी सपा वर्सेस भाजपा में दिखाई देती है। अभी पिछली बार जो सपा के सहयोगी थे वो भाजपा के साथ हैं, पश्चिम में कहें बात तो रालोद भाजपा के साथ है, सुभाषपा जो पिछली बार सपा के साथ लड़ी थी वो भाजपा के साथ है। भाजपा को इसमें किसी बात की गुरेज नहीं है, उन्होंने ओबीसी पे निश्चित तौर पर उनका फोकस बढ़ा है। तो अमरपाल मौर्य जो उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक ये करना चाहिए पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष थे, वो इधर अभी मोर्चा में लाए गए, राष्ट्रीय स्तर पर लाए गए। तो अगर हमारे मौर्य पहले केशव मौर्य थे,
कह सकते हैं यादवों के बाद अगर उनकी ज़्यादा आई तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कर सकें, इसीलिए उस लाए तो उन जातियों को 100% ध्यान रखा गया है। और चुनाव में जब उतरेंगे वो लोग, मतलब भाजपा उतरेगी, तो वो नहीं चाह रही कि किसी जाति विशेष का, वर्ग विशेष का हम रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ना रहे। तो उसने पूरे रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए इस संगठन को किया है। अभी पिछले जो उत्तर प्रदेश के संगठन बनाया गया या मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें आप जो अमरपाल हैं ये राज्यसभा के मेंबर भी हैं हमारे, तो हमने उनको पूरा ध्यान दिया गया है। 3-4 जातियां जो बैकवर्ड बड़ी हाँ, जातियां हैं, बिल्कुल, उसमें रेखा वर्मा, कुर्मी जी, तेतरार भी हैं, आप संगीता यादव बड़ी जातियां, अमरपाल मौर्य, पूजा पाल भी, मतलब आप बैकवर्ड की जो बड़ी जातियां, जो बड़ा वोट बैंक है, उनको भी इससे कैटर करने का प्रयास है। सामाजिक दायरा बढ़ाने की बात है। बिल्कुल। सामाजिक दायरा हम नहीं बढ़ाएंगे तो सपा की जो पहली कोशिश है कि सामाजिक दायरा हम अगर बढ़ा ले जाएंगे, केवल हमारा उस समीकरण से काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए वो पीडीए की परिभाषा बार बार बदलते हैं। वो कम से कम जब इनिशियली आएगा उससे 10 बार शब्द बदल चुके हैं। पी का मतलब भी जैसे इनिशियली जब पीडीए बात आई थी तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात थी। आप समझ रहे हैं कि ए में उसका मतलब अल्पसंख्यक तो बदलते बदलते फिर अगड़ा भी हो गया, आधी आबादी भी हो गया। पिछड़े में पी से जैसे मतलब था, पिछड़े से वो अगले पे आ गए, मतलब कहीं पंडित जी भी उसमें आ गए। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा। तो वो जो भी समीकरण, सामाजिक दायरा बढ़ाने की लड़ाई लड़ी जा रही है, उस लड़ाई से लड़ने के लिए भाजपा की जो नई टीम है राष्ट्रीय स्तर पर जो यूपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें उस बात का पूरा रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, उसमें प्रतिनिधित्व दिखाई देता है, उसमें पूरी बदलाव, वो मतलब कहना चाहिए कि उस बात को पूरा ध्यान रखा गया। जो हटाए गए हैं उनके बजाय जो बनाए गए हैं उस पर ज़्यादा फोकस रहा ना। ये बात है कि अब वाली हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से राजेश अग्रवाल जी थे, कोषाध्यक्ष से, उधर से पीएस गोयल साहब बनाए दिए गए, अभी बनाए गए। लेकिन वो जो हटे हैं उसने जो बनाए गए हैं उन पे बहुत फोकस किया गया है। सर एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। सर जो युवा इस वक्त लाइमलाइट में थे, हमने देखा जो प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया। सर यहाँ पर जो ये नई टीम है, इससे यूपी के युवाओं को साधने की कैसे यहाँ पर बीजेपी ने कोशिश की है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, युवाओं को साधने के तौर प्रकल्प उनका है ही, अलग अनुसांगिक इकाइयाँ भी हैं, संगठन भी हैं। और जो अभी लगातार हम लोग चर्चा जिस पर कर रहे हैं कि जो अगला चुनाव है 2027 को, कई मामलों में नई चुनौतियों के साथ है। जैसे SIR जो हुआ तो 15 करोड़ प्लस वोटर थे इसके पहले के चुनाव में, अब 13 करोड़ के आसपास जो है वो वोटर रहेंगे। और अभी जब बांकीपुर का हम लोग बिहार की सीट का जब देखते हैं तो जो, हालांकि वहाँ हर चुनाव में जो प्रतिशत है मतदान का वो कम ही रहा है, लेकिन इस बार और भी कम हुआ। तो भाजपा के लिए यह भी एक चुनौती है कि जो SIR के बाद, हालांकि सबके लिए वो फिक्स टारगेट उसी से वोट आएंगे, लेकिन फिर भी एक बड़ी चुनौती है कि जो 2 करोड़ माइनस हो रहे हैं वोट, फिर जो पोल होगा उसमें क्या स्थितियां रहेंगी। हम लोगों का एक सेट देखा हुआ पैटर्न है सब दलों का कि वो भाजपा में पन्ना प्रमुख और कांग्रेस में बूथ लिस्ट लेकर लोग चलते थे जी। लेकिन अब जो मैसेजिंग का पैटर्न है चुनाव के अंतिम क्षण में, जिस प्रकार से नैरेटिव तुरंत लोगों तक पहुंच जाता है, अभी आप देखिए ककरोच पार्टी का हम लोग देखे ही उसका क्या फलाफल रहा। 1-2 दिन पहले जो एक नया शब्द आया नक्सल, उसको लेकर के फोरम गठित हो और आज उसमें भी 1.5-2 लाख लोग जुड़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर देखिएगा तो चुनाव जो 2027 को उत्तर प्रदेश में है वो पिछले कई चुनावों के सापेक्ष भाजपा के लिए भी वो बहुत चुनौतीप्रद है। और उसमें जो अभी हम लोगों ने चर्चा की कि तमाम सामाजिक समीकरण जोड़े घटाए गए हैं, प्लस जो जैसे सपा का फोकस इनके पंडित और अगरा और तमाम चीज़ों पर है, जैसे अपने पीडीए का बार बार वो नामकरण बदल रहे हैं, वैसा ही उस पुराने पीडीए, सपा के पुराने पीडीए के काट के लिए यहाँ हम लोगों ने देखा कि वेस्ट वर्ग से, जादव से कैसे जो उनका कोर वोटर है उसकी सहभागिता देके जो एक समावेशी, 2 बातें भाजपा हमेशा कहती है कि हम समावेशी विकास की बात करते हैं और समावेशी समाज की बात करते हैं। इसी समावेशी समाज के विकास के तहत जो है, जो अपने भी जैन जी की बात कही, उनको साधने के लिए अभी जो छत्तीसगढ़ के दीपक जी आए हैं अमित मालवीय जी की जगह, तो कुछ इस प्रकार के पैटर्न होगा जो उसको कैटर करेगा। जी देखिए, दोनों चीज़ें हैं जी सर। एक जो आपने युवा पूछा, युवाओं का सबसे बड़ा, देखिए नागेंद्र नाथ भाजपा के बड़े चेहरे हैं, बिहार और झारखंड के प्रभारी रहे हैं,
और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के करीबी भी हैं। बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके साथ काम किया है, तो उनके साथ जो उनकी बॉन्डिंग है, हरीश द्विवेदी ने नागेंद्र नाथ जी के साथ काम किया है, तो उत्तर प्रदेश में जो युवाओं को सक्रिय कर देना, और नागेंद्र नाथ की उत्तर प्रदेश चाहे पश्चिमी हो चाहे पूर्वी एक बड़ी फॉलोइंग है। जब वो भाजपा के उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री थे तब भी उनकी फॉलोइंग थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो युवाओं के साथ उनका टैगिंग है वो बेहतर होगा। एक बात। दूसरा, जो महिलाओं के साथ या उनका संगठन के साथ जहां जहां घर घर जाने का, जो दूरी जाने का, वो भी एक आएगा पलट के, क्योंकि अभी आपने देखा जिंजी के आंदोलन के साथ बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम इधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे। पंडित, अभी अजय जी कह रहे थे पंडित का सवाल आया, पंडित का सवाल अचानक सपा में कैसे आ गया? अचानक तो नहीं आया, क्योंकि अभी तक पीडीए था, लेकिन जैसे ही बात चली कि पंडित जाएगा कहाँ, सवाल आया कि क्या सपा के साथ पंडित जा रहा है? अगर वो तमाम सारे मुद्दों पे भाजपा से नाराज है, दूर है, तो क्या वो दूसरे के साथ किसी मुद्दे पे जाएगा? जैसे उनको लगता था कि हाँ हो सकता है कोई चारा डाला जाए, कुछ आ सकता है, तो उन्होंने उसको जोड़ दिया है जी। नहीं तो उनको लगता नहीं था कि हमारे लिए वो मुफीद है। इसलिए युवाओं को जोड़ने का, जो विद्यार्थी परिषद के माध्यम से जोड़ने का जो तरीका है, वो भाजपा ने उसको बहुत, अपने युवाओं को जोड़ने के लिए मोदी जी खुद ही अपने आप में समझ अभी हमारे उत्तर प्रदेश में ये थोड़ा ठीक है, वो हम कह सकते हैं कि जैन जी का आंदोलन जो हुआ उसके बाद से उत्तर प्रदेश में या भाजपा शासित और राज्यों में हम देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में युवा कल्याण स्कीम बहुत चल रही है और युवाओं पे बहुत फोकस है। एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो पेपर लीक होने के बारे में बिल्कुल वहाँ पॉलिसी बनाई गई है, जब पहले से फिर उसको और टाइट करके कहा गया कोई पेपर लीक नहीं होना। तो कनेक्ट करने के जितने भी साधन हो सकते हैं, क्योंकि चुनावी राजनीति इसलिए निर्णय हम कहते थे बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, निर्णय चाहे महिलाओं के बारे में हो चाहे युवाओं के बारे में। और योगी जी लगातार अभी पिछले एक महीने में कई कार्यक्रम उनके हुए हैं, उनके भाषण में उसको पार्ट रहा है युवाओं के बारे में, और युवाओं के बारे में वो सोच रहे हैं, सरकार करती हुई दिखाई दे रही है, कैबिनेट फैसले हो रहे हैं उसके बारे में। और उसके बाद, और केवल जेएनजी की बात हम नहीं कहेंगे, भाजपा तो उतने आगे तक सोचती है कि जेन अल्फा की बात करेगी 2029 के लोकसभा चुनाव की बात होती है कि वो जो है जेन अल्फा जिसे कहते हैं, या मान लीजिए जेएनजी 29 साल के है, तो वो जेन अल्फा भी अगले 29 में चुनाव के वोट डालने के आगे 18 साल से ऊपर अगर हो जाएंगे वो, तो 18 साल के ऊपर वाले जो होंगे वो वोट डालेंगे, तो इसलिए उसके आगे भी सोच रही। तो युवाओं के बारे में मैं खासतौर से उत्तर प्रदेश के बारे में कहूँगा, तो इधर हाल फिलहाल में बहुत सोचा गया। अभी पिछले दिनों हमारा बजट था, जो है सप्लीमेंट्री बजट आया, उसमें भी युवाओं से संबंधित स्कीम्स के बारे में सोचा सरकार ने, उस पर तेजी से निर्णय हो रहे हैं। और हमें अगले 1-2 महीने में, क्योंकि चुनाव हमें जो करना है, उत्तर प्रदेश सरकार भी जान रही है कि अगर हमें जो करना है इसी दिसंबर से पहले करना है, तो करके रिफ्लेक्ट दिखा रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ने जाते हैं निःशुल्क है, मान लो IIT की कोचिंग करना हो या मान लो IAS बनना हो, PCS बनना, जो भी है, उनके बारे में जो हमारे एग्जिस्टिंग वहाँ की मतलब IAS PCS हैं या IPS हैं PPS हैं, उनके लिए भी मुख्यमंत्री खुद बोले हैं कि वो क्लासेज लेंगे, उनके फ्री क्लासेज होंगी बच्चों को, क्योंकि बच्चे फिर कंपटीशन की तैयारी में, ताकि उनको जॉब ओरिएंटेड कोर्स मतलब कर सके, उस पर भी फोकस किया गया है। तो युवाओं का तो उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूँ कि बहुत इधर फोकस बढ़ा है और उसका रिजल्ट भी दिखाई देगा। इसीलिए बड़ा आंदोलन आप देखिए, बड़े आंदोलन रांची में हुआ, दिल्ली में हुआ, उत्तर प्रदेश में ऐसा आपको नहीं दिखा। कुछ बातें आई वहाँ जरूर, लेकिन वहाँ की सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और उसके उस दिशा पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचा। ऐसा नहीं कि कोई आंदोलन कुचलने की कोशिश की गई हो, बट उनकी बात को सुना गया, इसीलिए उसका नतीजा है कि अभी आगे और भी कुछ होने का जो भी अभी मुद्दे आए, चाहे चढ़ावा का मामला आया, चाहे UGC का मामला आया, चाहे दूसरे मामले आए, उत्तर प्रदेश में सरकार के नेतृत्व को लेकर कोई सवाल नहीं आया है, वो स्ट्रांग ही है, वह भी स्ट्रांग। और जितने राज्यों के चुनाव अभी हुए, चाहे बंगाल का हो कि बिहार का हो कि असम का हो, मॉडल प्रदेश के तौर पे, मॉडल मुख्यमंत्री के तौर पे, दोनों ही स्थितियों में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के तौर पर उत्तर प्रदेश। तो कुछ चीजें तो जमीन पर 10 साल में आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश ने इतिहास रचा। 2014 में 80 में 73 सीटें, 71 उनकी 2 सीटें 14 में, फिर 17 में 325 सीटें बम्पर,
और उसके बाद देखिए 2500-300 साल का 3-4 दशक का रिकॉर्ड तोड़ के रिपीट हुई योगी सरकार 17 से लगातार हो रही है। डबल इंजन की सरकार है, क्या कहना चाहिए ट्रिपल इंजन है। लोकल बॉडी भी यूपी की ज़्यादातर में भाजपा की चीज़ें हैं, तो लोगों को हो रही है, लोगों की ग्रीवेंसेज रहती हैं, अपेक्षाएँ रहती हैं, अपेक्षाएँ भी होती हैं। तो ये अच्छी बात है, कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सरकार रिएक्ट करती है तेज़ी से, ताकि जो भी चीज़ें हैं वही हो जाए। बहुत दिन छोड़ती नहीं है किसी चीज़ को। अब चुनावी साल है, चैलेंजेस हैं, सपा भी अपने हिसाब से अपनी सपा ने जो गलतियाँ पिछले विधानसभा चुनाव में किया कुछ सुधारा होगा, लोकसभा चुनाव में भाजपा को डेंट हुआ, इसलिए भाजपा के सामने निश्चित तौर पे इस बार चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि सपा की भी अपनी एक तैयारी है। तो हम लोग आगे और सबसे तो दिलचस्प होने वाला है उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार, और जो पहले हमने उससे कहीं ज़्यादा आगे की बात होगी इस बार। सर, जाते जाते एक एक मुख्य जो सियासी संदेश है आप सबसे ले लेते हैं। आपको जो ये बदलाव हुआ है, इसमें कोई एक जो मुख्य सियासी संदेश बीजेपी की तरफ से दिया गया है, आपके नज़रिए से क्या है वो? भाजपा थोड़ी चिंतित है और साथ में थोड़ी निश्चिंत भी है। उसको अपने पुराने जो अस्त्र हैं उस पर भरोसा है, लेकिन वो आजकल के हालात और घटनाक्रम से बेपरवाह भी नहीं है। बिल्कुल सर, भाजपा तैयार है कि जो नई चुनौतियां आई हैं हमको कैसे पार पाना है, उसके लिए संगठन में क्या बदलाव करने हैं, सरकार के एंड पे क्या बदलाव करने हैं और क्या घोषणाएं करनी है, बिल्कुल सब मुझे लगता है वो तैयारी उनके साथ है। मैं कह सकता हूं कि 2024 का जो झटके लगे थे भाजपा को, उससे उसके लिए सबक रहे हैं थोड़े, और जो मौजूदा स्थिति है उसमें भाजपा ने वो समय रहते ही जो पीडीए का बड़ा चैलेंज दिखाई दे रहा है, या चर्चा में तो कम से कम है ही, हम कह सकते हैं, उससे निपटने की पूरी तैयारी है। इस तरह से संगठन में बदलाव, पिछले दिनों सरकार में प्रदेश के संगठन में बदलाव, और आगे हमें लगता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगर फेरबदल होगा तो उसमें फिर मुझे दिखाई देगा कि उत्तर प्रदेश को ध्यान रखा गया और उन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सब कुछ बदलाव किया गया। राष्ट्रीय समिति तो आज की है, लेकिन आप देखेंगे तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी भी जो समिति बनी, 2 बार उसमें लोग जुड़े, नाम जुड़े, तो वह भी एक जंबो है और उसका भी संतुलन जो है वो बहुत ही सधा हुआ है। इसलिए पूरी तैयारी के साथ भाजपा अपना हर कदम साध रही। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप सब ने जाना कि बीजेपी ने जो है नितिन नवीन के नेतृत्व में अब इस नई टीम का ऐलान किया है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो समीकरण है वो कैसे बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने चर्चा की, जो यहाँ पर दैनिक जागरण के जितने भी संपादक हैं उन्होंने जो आपके साथ शेयर किया, उस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।